अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा जो देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कहा कि जनाब लॉर्डशिप हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये बेहतर है, पॉजिटिव है। किसने कहा? मुझे बताओ किसने कहा? कहने रिपोर्ट में आया है। किस रिपोर्ट में आया है? डिलिमिटेशन। अरे भाई, ऑब्जेक्शन दिए हैं हमारे एमपीज जो थे, वो एसोसिएट मेंबर थे, उन्होंने इन राइटिंग ऑब्जेक्शन दिए हैं, इन राइटिंग, कि भाई हमें ये मंजूर नहीं है। अब प्रोपेगेंडा करने के लिए मैं भी शुरू हो जाऊंगा प्रोपेगेंडा करने में, तो उसमें क्या हर्ज है? कह रहे इससे बेहतरी होगी, तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर बदलने, हम देखो भाषणों में, मीडिया में, अखबारों में हम सुन रहे हैं तरक्की की राह पर, लेकिन ग्राउंड में दिखने को कुछ नहीं मिलता, सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा सर आपसे कि जिस तरीके से आप बीजेपी का मिशन है 50 के पार। अच्छा, देवेंद्र राणा ने ये भी कह दिया मेरे इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव कि हमारी बहुमत के साथ, पूरी बहुमत यानी कि फुल मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार होगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी जमात का होगा। भाई अगर लोग उनको वोट देंगे तो चीफ मिनिस्टर लोगों की मर्जी है। अगर लोग उनको वोट देंगे इन हालात में भी, अगर लोग उनको चुनते हैं तो ये उनकी ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड के साथ कान जुड़ा है, ग्राउंड के साथ जुड़ के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही की है। तो उसके बाद भी अगर लोग आपको वोट देते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर बनता है, तो लोगों की जमहूरियत में लोगों की मर्जी है। 370-35 रिमूव होने के बाद बीजेपी ने ही पूरे मुल्क में डंडोरा पीटा कि हमने जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया है दीगर मुल्क के साथ, और अब जो मुल्क का कानून है वो इस पर भी लागू है। उधर से आप वो कहते हो दोहरा म्यार है, उधर से फिर आपने बाकी पूरे मुल्क में जो है डिलिमिटेशन नहीं करवाई है, लेकिन यहाँ करवाई है। वो क्यों भाई? जब पूरे मुल्क में जो कानून पूरे मुल्क के लिए है वो यहाँ के लिए भी होना चाहिए था। उधर से आप तो कहते हो हमने इंटीग्रेट किया है। खैर, ये कहने की बातें हैं। ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं था, ये जेरीमेंडरिंग कमीशन था, जो एक पर्टिकुलर पार्टी की ईमा पर कंस्टिट्यूएंसीज को जेरीमेंडर करने के लिए बनाया गया था। वो कर गए हैं, लेकिन इसका जवाब भी लोग उनको देंगे। कमीशन से मिलके फारूक साहब ने जो बाहर गेट पर ही इंटरव्यू दिया था, शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा था हमें ये कबूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज़ ने वेलकम किया इस रिपोर्ट का। उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप जो आपने रिपोर्ट दी है बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दी है, और बाहर जाके वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ बीजेपी के लीडर्स की है, इससे एनसी या पीडीपी या बाकी जमातों के लोगों को फ़ायदा, या उनके मुताबिक या जिस तरीके से कंस्टिट्यूंसीज़ को रिड्रॉ किया हुआ है वो सही नहीं है। तो क्या ये हकीकत है कि आपके एमपीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि लॉर्डशिप ये बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है और जो भी दिया है वो बहुत ठीक दिया है और इससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा? याद रखना, ये इलेक्शन कुछ पार्टियों के लिए डिबेकल होगा। दे विल बी डेसिमेटेड, दे विल हैव अ वाटरलू, डेसिमेट हो जाएंगे। कुछ पार्टियों का यहाँ जम्मू कश्मीर से पत्ता ही साफ हो जाना है। ऐसा हो सकता है कि आते वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी सीटें निकाले, बीजेपी भी और अलायंस? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस पोजीशन में आएगी कि वो अलायंस करेगी, मुझे नहीं लगता है। अगर हो जाए तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस पोजीशन में भी आएंगे। कभी जो हालत है यहाँ के लोगों की, और डिलिमिटेशन स्टेट का छीनना, 370 का हटाना, 35A का हटाना, यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ छीनना, यहाँ की ज़मीनों पर लोगों का हक छिन जाना, ये सब कुछ देखने के बाद अगर जम्मू कश्मीर की आवाम से ये तवक्को रखते हो आप कि वो बीजेपी को वोट देंगे, यार इतने अहमक नहीं है हम। डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी सीधा ये इल्ज़ाम लगा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज़ पे, जिसमें कि जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं और हसनैन मसूदी साहब भी हैं, और इनके लिए कहा जा रहा है कि जब डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई उसी वक्त इन्होंने इस रिपोर्ट को जो है वो बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया, और ये भी कहा कि लॉर्डशिप जो आपने ये रिपोर्ट दी है हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है डिलिमिटेशन की। लेकिन कुछ सियासी चेहरे ये भी कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन हुआ है ये ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी का एक स्पॉन्सर्ड कमीशन की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जिससे सिर्फ बीजेपी की जमात के चंद
खसूसी लीडरान को फ़ायदा पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई है। हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब, जो फॉर्मर जज भी रह चुके हैं, इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज़ ने वेलकम किया इस रिपोर्ट का। उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप जो आपने रिपोर्ट दी है बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दी है, और बाहर जाके वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ बीजेपी के लीडर्स की है, इससे एनसी या पीडीपी या बाकी जमातों के लोगों को फ़ायदा या उनके मुताबिक या जिस तरीके से कंस्टिट्यूंसीज़ को रिड्रॉ किया हुआ है वो सही नहीं है। तो क्या ये हकीकत है कि आपके एमपीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि लॉर्डशिप ये बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है और जो भी दिया है वो बहुत ठीक दिया है और इससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा? भाई, कमरे के अंदर क्या हुआ, लेकिन जो ही कमीशन से मिलके फारूक साहब ने जो बाहर गेट पर ही इंटरव्यू दिया था, शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा था हमें ये कबूल नहीं है। जो फारूक साहब का और बाकी लोगों का एतराज़ था कि कोई भी डिलिमिटेशन जो है, आप अगर डिलिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी देखेंगे, बुनियादी तौर पर जो बेस होता है, बेस लाइन किसी भी डिलिमिटेशन की, वो है पॉपुलेशन। कि जिस कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वोट सबसे ज़्यादा हैं, उसको डिलिमिट करके उसको रीजनेबली, ताकि लोगों को राहत पहुंच सके, जो उनके नुमाइंदे हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, वो उनकी रीच में हों। मुझे एक चीज़ बताओ, आप एक कंस्टिट्यूंसीज़ को 1,30,35,000 वोट, जो मेरी थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी बनी है, कम से कम 1,30,000 से 35,000 वोट 2011 की सेंसस से के मुताबिक बनता है। वहाँ क्या जवाब आप दे सकते हो? और हिली पूरी कंस्टिट्यूंसी जो है वो टफेस्ट ट्रेन में है, और दूसरी साइड आप 45,000 की भी एक कंस्टिट्यूंसी बना रहे हो, 60,000 की भी बना रहे हो, तो पॉपुलेशन तो बेस रहा नहीं। फारूक साहब ने उसी दिन, जिस दिन वो कमीशन से मिले, बाहर निकल कर ही कहा हमें इस कमीशन से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उनका हमारा जो बुनियादी स्टैंड है कि ये कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को वजूद में आया, ये उसका ऑफशूट है, ये उसकी क्रिएशन है। जब हमें वही मंजूर नहीं तो ये कैसे मंजूर हो सकता है? अरे भाई, तो बाकी कहने आप ये कह रहे हैं 370-35 को हटा दिया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आपको मालूम है कि फिर सीधी सी बात है कि जो है वो साइड किया है, और अब इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी। हालांकि मैंने ये भी पूछा था कि उमर साहब ने बयान दिया है कि पूरे देश में 2026 के सेंसस के मुताबिक हो रहा है, फिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों? तो जवाब मिला कि जब आपको मालूम है धारा 370 और 35 को हटा दिया, अब यूटी बन चुकी है, अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है वो दूसरी नज़र से रखा गया है सामने, तो इस हवाले से ये जवाब दिया कैसे देखते हैं आप? भाई, ये तो मुझे यार नाइब सा जवाब लगता है। जिसने भी आपको दिया, मैंने तो सुना नहीं, मगर जिसने भी ये आपको जवाब दिया है वो बड़ी मासूमियत है, और मैं कहूँगा इट इज़ अ नाइविटी। भाई, रीऑर्गेनाइजेशन, आपने ये डंडोरा पीटा पूरे मुल्क में कि हमने जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट, उधर से आप वो दुहाई दे रहे हो, उधर से आप कहते हो कि बाकी पूरे मुल्क में तो डिलिमिटेशन नहीं होगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगी। वो क्यों? आप वाई आर यू सिंगलिंग इट आउट? तो ये जवाब रिमूव हो गया। 370-35 रिमूव होने के बाद बीजेपी ने ही पूरे मुल्क में डंडोरा पीटा कि हमने जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया है दीगर मुल्क के साथ, और अब जो मुल्क का कानून है वो इस पर भी लागू है। उधर से आप वो कहते हो दोहरा म्यार है, उधर से फिर आपने बाकी पूरे मुल्क में जो है डिलिमिटेशन नहीं करवाई है, लेकिन यहाँ करवाई है। वो क्यों? भाई, जब पूरे मुल्क में जो कानून पूरे मुल्क के लिए है वो यहाँ के लिए भी होना चाहिए था। उधर से आप तो कहते हो हमने इंटीग्रेट किया है। खैर, ये कहने की बातें हैं। ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं था, ये जेरिमेंडरिंग कमीशन था, जो एक पर्टिकुलर पार्टी की ईमा पर कंस्टिट्यूंसीज को जेरिमेंडर करने के लिए बनाया गया था। वो कर गए हैं, लेकिन इसका जवाब भी लोग उनको देंगे। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, जो देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कहा
कि जनाब लॉर्डशिप हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये बेहतर है, पॉजिटिव है। किसने कहा, मुझे बताओ किसने कहा? कह रहे रिपोर्ट में आया है। किस रिपोर्ट में आया है? डिलिमिटेशन। अरे भाई, ऑब्जेक्शन दिए हैं हमारे एमपीज जो थे, वो एसोसिएट मेंबर थे, उन्होंने इन राइटिंग ऑब्जेक्शन दिए हैं, इन राइटिंग, कि भाई हमें ये मंजूर नहीं है। अब प्रोपेगेंडा करने के लिए मैं भी शुरू हो जाऊंगा प्रोपेगेंडा करने में, तो उसमें क्या हर्ज है? कह रहे इससे बेहतरी होगी, तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर बदलने, हम देखो भाषणों में, मीडिया में, अखबारों में हम सुन रहे हैं तरक्की की राह पर, लेकिन ग्राउंड में दिखने को कुछ नहीं मिलता, सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा सर आपसे कि जिस तरीके से अब बीजेपी का मिशन है 50 के पार। अच्छा, देवेंद्र राणा ने ये भी कह दिया मेरे इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव कि हमारी बहुमत के साथ, पूरी बहुमत यानी कि फुल मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार होगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी जमात का होगा। भाई अगर लोग उनको वोट देंगे तो चीफ मिनिस्टर लोगों की मर्जी है। अगर लोग उनको वोट देंगे इन हालात में भी, अगर लोग उनको चुनते हैं तो ये उनकी ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड, भाई ग्राउंड के साथ कौन जुड़ा है? ग्राउंड के साथ जुड़ के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही की है, तो उसके बाद भी अगर लोग आपको वोट देते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर बनता है, तो लोगों की जमहूरियत में लोगों की मर्जी है, उसको क्या कर सकता है? पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बेरोजगारी अरूज पे है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। पहाड़ी लोगों के लिए कहा जा रहा था कि 5 तारीख को कड़ाका निकलेगा, रविंद्र राणा जी ऐसी बातें कर रहे थे। वो पूरे दिन पल्ली सांबा के गांव में बैठे रहे और शाम को धूप में से वापस घर आए। आप भी पहाड़ी कबीले से हैं, क्या लगता है कि क्या ये एक मतलब मजाक किया गया इन लोगों के साथ? यार मुझे तो इसका कोई पता नहीं, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा एसोसिएट रहा नहीं इन लोगों के साथ, बीजेपी वालों के साथ। तो बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि भाई देंगे, लेकिन जायज़ तो है, हक बनता है पहाड़ी कम्युनिटी का भी, क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी और गुज्जर कम्युनिटी, ये समझ लो आप 2 भाई हैं। ये 25 तारीख की बात कर रहा हूँ जो रविंद्र राणा जी। तारीख का मुझे पता नहीं, कि भाई मुझे लगता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का कुछ और एम था, वो पंचायत डे था और उसकी उन्होंने यहाँ उसके लिए आए थे। मुझे नहीं लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कोई एक आम आदमी नहीं है कि वो जो जी चाहेगा, जो हम कहेंगे या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बोलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो किसी एक मखसूस मकसद के लिए आए तो फिर थे। जो बीजेपी ने यहाँ पर उनके आने से पहले जो ये एक मतलब लोगों के बीच में ये एक लहर फैला दी, ये क्या झूठी थी? आपको क्या लगता है? वो ये टैक्टिस होते हैं लोगों को इकट्ठा करने के, तो ये बहाना करके लोगों को लाया होगा। मैं उससे नहीं कहता, ये लोअर लेवल पे चलती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो उन्होंने, उनका एजेंडा फिक्स होता है, उन्होंने कहाँ क्या बोलना है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का हर वर्ड जो है एक मीनिंग और वेट कैरी करता है। कमीशन की इस रिपोर्ट के आने के बाद अब कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तैयारी भी हो गई, इलेक्शन का बिगुल भी बजेगा। हो सकता है इस साल के आखिरी महीने में, या लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त अभी और भी लग सकता है। अगर इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करे, कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, क्या लगता है आपको कि क्या जो बाकी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य पार्टियां हैं, आप लोग इलेक्शन में किसी हद तक फाइट कर सकते हैं इस रिपोर्ट के बाद? क्यों नहीं करेंगे, हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। और याद रखना, ये इलेक्शन कुछ पार्टियों के लिए डिबेकल होगा, दे विल बी डेसिमेटेड, दे विल हैव अ वाटरलू, डेसिमेट हो जाएंगे। कुछ पार्टियों का यहाँ जम्मू कश्मीर से पत्ता ही साफ हो जाना है। ऐसा हो सकता है कि आते वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी सीटें निकाले, बीजेपी भी और अलायंस? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस पोजीशन में आएगी कि वो अलायंस करेंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर हो जाए तो? मुझे लगता नहीं है कि वो इस पोजीशन में भी आएंगे। कभी? जो हालत है यहाँ के लोगों की, और डिलिमिटेशन, स्टेट का छीनना, 370 का हटाना, 35A का हटाना, यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ छीनना, यहाँ की ज़मीनों पर लोगों का हक छिन जाना, ये सब कुछ देखने के बाद अगर जम्मू कश्मीर की आवाम से ये तवक्को रखते हो आप कि वो बीजेपी को वोट देंगे, यार इतने अहमक नहीं है हम। बीजेपी ने तो ऐलान भी कर दिया कि चीफ मिनिस्टर हमारा है। ऐलान करने में क्या हर्ज है? मैं भी कह सकता हूँ मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ऐलान करने में तो कोई हर्ज नहीं है। जमहूरियत में जो मर्जी फेंक दो। दीज आर कॉल्ड पोल हाइपरबोले। ये पोल हाइपरबोले जो हैं, दीज आर पीएजीडी मजबूत है सर? बिल्कुल मजबूत है, और पीएजीडी सफाया करेगी।
कश्मीर में जम्मू में भी, जम्मू में भी। फेस नहीं है कोई। अरे क्यों नहीं है फेस? किस पार्टी का फेस नहीं है मुझे बताओ? हर पार्टी का। एनसी का क्यों नहीं है फेस जम्मू में? जम्मू में सारे लोग बहुत अच्छा, हमारे जो देवेंद्र सिंह राणा साहब के जाने के बाद कह रहे हैं फेस नहीं है। भाई देवेंद्र सिंह राणा ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे ज़ाती तौर पर फील हुआ उनका जाना, लेकिन आप कहो कि पार्टी में कोई नुकसान हुआ तो मुझे नहीं ऐसा लगता है। हाँ, मुझे ज़ाती तौर पर मैंने कहा ना कि मुझे फील हुआ होगा, किसी और को भी फील हुआ होगा, वो अपनी ज़ात तक है। लेकिन आप ये कहो कि भाई पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला। पार्टी, मैंने कहा आपको, मुझे पहले भी किसी ने एक बार पूछा था, पार्टी एक मशीन होती है और मशीन में जब कोई स्क्रू ख़राब हो जाता है ना, तो वो खुद ही मशीन बाहर करके उसकी जगह स्क्रू रिप्लेस कर देती है। बहुत शुक्रिया। ये एक मशीन की तरह चलती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब थे। आज पहली बार ही इनका ऐसा इंटरव्यू है जो इन्होंने टू द पॉइंट बात की है और ज़्यादा वक्त नहीं लिया है और चंद बातों में सारा किस्सा सुना के रख दिया है। कमीशन को लेकर जो जवाब दिए हैं बड़े ज़बरदस्त जवाब हैं और इन जवाबों से कहीं ना कहीं हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं वो पब्लिक में झूठ बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज़ ने ये कहा कि लॉर्डशिप ये रिपोर्ट बेहतर है और हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।